हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग सेट 1 के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है मॉडल सेट क्वेश्चंस के डिस्कशंस को, जिसमें हम लोगों ने अब तक सेट 1 के ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल डिस्कशन कर लिया है। आज के क्लास में सेट 1 के ग्रुप सी के बचे हुए क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। वन बाय वन करके हम एक एक करते हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं ग्रुप सी में उनको। ग्रुप सी जो है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे 5, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो करना होगा। ठीक है, जो मॉडल सेट में क्वेश्चंस है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत है ग्रुप सी की, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कह रहा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। आपके पास 2 सीरीज़ यहाँ पे गिवन है, x और y, दोनों सीरीज़ के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, और दोनों सीरीज़ के वैल्यूज़ के बीच में आपको क्या कहा जा रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने को, और कहा जा रहा है कि उनके रिलेशनशिप पे भी कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ तो क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब हुआ कि हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। नाउ द कन्फ्यूजन इज़ कि कार्ल पियर्सन के अंदर 4 मेथड है हमारे, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन चारों में से हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो तो हमने करना ये है कि क्वेश्चन के जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो देख लेंगे। जैसे जनरली होता ये है कि अगर मेथड मेंशन नहीं है तो शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन के वैल्यूज़ जो गिवन हैं उनको देखिए। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस के वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यू छोटे हैं लाइक 1 2 3 4 9, तो यहाँ पे ना आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड चलेगा। वैसे कन्वीनियंट होता है ज़्यादा शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूज़ हमारे छोटे हैं, तो हम ना डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सोल्यूशन हम लोगों ने काफ़ी किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं आपको नहीं बतला रही क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं अलग अलग मेथड से, और हम लोगों को मालूम है कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है तो कितने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉलम्स बना लेना है, और सबसे पहला काम हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेंगे। तो x का वैल्यू है -3, -2, -1, 1, 2 एंड 3। फिर y सीरीज़ का वैल्यू है 9, 4, 1, 1, 4 एंड 9। अब आपने क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फार्मूला तो आपको याद करना होगा। उसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले ना x सीरीज़ का सम कर लेना है। x सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ है इसका सम कर लीजिए, सम ऑफ x निकाल लीजिए। तो देखो -3 प्लस -2 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -6, और इधर ऐड करो प्लस प्लस, तो 1 + 2 3 एंड 3 6, तो -6 + 6 कैंसिल, टोटल हो गया 0। ठीक है, अब सम ऑफ y कर लेंगे। y सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लेना है। 9 and 1 10, और 10 20, और 8 28। सम कर लिया y सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका। अब अगले स्टेप में, अगले कॉलम में आपको x का स्क्वायर करना है। x सीरीज़ में जितने वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर कर देंगे। -3 × -3 +9,
-2 इंटू -2 +4, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। फिर क्या करेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ लेंगे आप सिंपली, सबको ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका 28। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, वाई सीरीज़ का स्क्वायर कर देंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर। सो 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 एंड 4 इंटू 4 16, देन 9 इंटू 9 81। उसके बाद आपको करना ये है कि इसका भी आपको कर लेना है स्क्वायर, स्मॉल नहीं है कैपिटल है। सो वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर करोगे, सम टोटल करोगे तो अब सारे वैल्यूज़ को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 196। ठीक है, 96 196। ओके, अगले कॉलम में आपको x इंटू वाई करना है, x इंटू वाई, -3 इंटू 9 -27, -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8 एंड 3 इंटू 9 27। अब यहाँ पे भी आपको सम कर लेना है x इंटू वाई का, सबका सम करोगे ना तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, तो अब हम लोगों को x कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के अंदर, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाता है आपका डायरेक्ट मेथड में r, जिससे हम कोरिलेशन डिनोट करते हैं, r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा x इंटू वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप रिमेंबर, आपको याद रखना होगा इसको। और अब फॉर्मूला है हमारे पास और हमने क्या करना है, तो इन फार्मूला में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, उसको पुट कर देंगे। तो सारे वैल्यूज़ हैं आपके पास और सारे वैल्यूज़ को आप सिंपली क्या करो, इसके इस फॉर्मूले में पुट करके कोरिलेशन का वैल्यू निकाल लो। तो देखो क्या हो रहा है, r इज इक्वल्स टू n, n क्या हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना है 0 माइनस सिग्मा x कितना है 0, सिग्मा y कितना है 28, तो हो जाएगा 0 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इज इक्वल्स टू 66, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 28 माइनस सिग्मा x 0 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 196 माइनस सिग्मा वाई 28 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल है, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी, तो ऊपर बच रहा है 0 होल डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे 6 इंटू 28 करो। और देखो होना क्या है, 6 इंटू 28 तुम कर लो तो देखो 168 माइनस 0 ओके इंटू रूट अंडर 196 को 6 से मल्टीप्लाई करो 1176 माइनस 28 का आप स्क्वायर कर लो, तो 28 का स्क्वायर करोगे तो आपका वैल्यू जो है टोटल आ जाएगा 784। अब कोई फ़ायदा नहीं है वैसे यहाँ पे और कैलकुलेशन बढ़ाने का, बिकॉज ज़ीरो के साथ सब डिवीजन में है, नीचे आपका जो भी वैल्यू आएगा सबको आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू जो हमारा आया है वो है 0। अब यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है देयर इज, आप लिखोगे हेंस देयर इज नो कोरिलेशन between x and y।
या आप लिख सकते हैं नो कोरिलेशन या देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और इस तरह से आप एक कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर लेंगे। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सोल्यूशन। देखो बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पे इसको ध्यान से फॉर्मूला जो है वो एक याद करना पड़ेगा एंड देन जा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 6, 7, 2। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए कह रहा है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी है आपके पास 1 by 1 करके सबको ऐड करते जाइए। स्टार्टिंग में 5, फिर 5 में 6 ऐड करो तो कितना हो गया 11। इन दोनों को मैंने ऐड करना है और यहाँ लिखना है, राइट। फिर 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, ये आपको स्टेप फॉलो करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। एंड देन आपको सिग्मा एफ निकाल लेना है, सबको जोड़ोगे तो सम आ जाएगा आपका 20। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम लोगों को जो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है उसमें से जो मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो हम क्या करते हैं कि मीडियन क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना है, n बराबर जो है वो है आपका 20। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो n/2 विथ साइज जो होगा वो हम निकालते हैं। n बराबर हमारा कितना है 20 है जो टोटल है, सो 20/2 ये हो गया आपका मीडियन साइज। तो आ गया आपका 10th। अब ये जो 10th आया है इसको आपको देखना है कहाँ पे, तो यहाँ क्लास इंटरवल जो है इसमें। तो 10 किसके बीच में आ रहा है, तो 0 से 10, और यहाँ पे 10 से 20 है, यहाँ 10 तक है, यहाँ 10 से 20 है। तो ये वाला जो आपका क्लास है ना, ये आपका निकल के आता है मीडियन क्लास, जो कि हमने n/2 करके निकाला हुआ है। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम ले लेंगे। ये आपने इंसर्कल कर लिया है। देन जो साइज़ हो गया आपका 10th आइटम वो लाई कर रहा है ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 20, मीडियन क्लास हो गया ये। अब यहाँ पे आप देख लो कि आपको मीडियन का फॉर्मूला जो है वो कौन सा अप्लाई करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा m = L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू i। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन दैट यू हैव टू अप्लाई। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें पहले वैल्यूज़ की ज़रूरत है। क्या चाहिए, n है हमारे पास, राइट। L1 चाहिए हमको। L1 क्या हो जाता है, तो जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट आपका L1 होगा, यानी कि 10 से 20, लोअर लिमिट इज़ 10। देन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसी में आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11। फिर आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे विच इज़ 6। एंड देन आपको i चाहिए। i इज़ द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल में तो दो वैल्यूज़ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप है वो i से दिखाएंगे। तो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस है 10, तो i बराबर हमारा आ गया 10। अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इनटू द फॉर्मूला। तो m बराबर हो जाएगा हमारा L1 कितना है 10 +
n है आपका 20/2 माइनस सी एफ कितना है 11 होल डिवाइडेड बाय f विच इज 6 इंटू आई विच इज 10। इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें आप। 10 प्लस यहाँ हो गया 2/10, 20/2 तो 10, 10 माइनस 11 तो हो गया आपका -1/6 इंटू 10 तो हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 10 तो 10/6। अब आप कर सकते हो, एलसीएम ले लो दोनों का, फिर यहाँ 60 माइनस 10 तो हो गया आपका 50/6 यानी कि 25/3। अब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 8.33। ये आपका आ गया मीडियन का वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा मीडियन आया है वो निकल आया है आंसर। आपने बस 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप को फॉलो करना है, तो मीडियन जो है वो आप आराम से निकाल लोगे बिना किसी दिक्कत के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट। क्लियर है? अब चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 न्यूमेरिकल पार्ट था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बस 1 बाय 1 करके स्टेप फॉलो करें तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाएंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका थ्योरी पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 17 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के मुख्य कारणों की चर्चा या व्याख्या करें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं गरीबी की तो बहुत सारे कारण हैं पॉवर्टी के, बहुत सारे रीज़न हैं जिसको आप पॉइंट वाइज लिखते हुए उसको आप इलाबरेट कर सकते हैं। चूँकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप बहुत शॉर्ट में नहीं आंसर लिखोगे, ज़रा सा डिटेल में आप लिखते जाएंगे। तो मेन कॉजेज़ में पॉइंट वाइज आप लिखो। सबसे पहला पॉइंट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि अगर बहुत तेज़ी से होती है, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होता है कि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जाता है ऑन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी होती है और व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता और वो गरीबी की स्थिति में चला जाता है। आप ये दो लाइन में अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत डिटेल नहीं, जस्ट 2 लाइन्स, इन ओनली इन 2 लाइन्स और 3 लाइन, जितना भी पॉसिबल ज़रूरत पड़े उतना। तो मैं यहाँ पे आपको बस पॉइंट बता दे रही हूँ, बाकी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बार, तो बस आप पॉइंट देख लो, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने मन से भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। दूसरा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी अगर अंडर डेवलप्ड है तो ओवरऑल वैसे कंट्री में गरीबी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, देखने को मिलती है। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है का मतलब हो गया कि इकोनॉमी में जो मेन सेक्टर हैं इकोनॉमी के, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, आपका अदर सेक्टर जितने भी हो गए, सर्विस सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो क्योंकि डेवलपमेंट की कमी होती है, सेक्टर वाइज आपको अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो लोग इसी तरह के सेक्टर्स में इंगेज्ड होते हैं, जिसकी वजह से लोग भी आपको अंडर डेवलप्ड मिलते हैं। तो एक वो कारण है। उसके अलावा आप और रीज़न लिख सकते हैं, विच इज़ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी की समस्या भी गरीबी को उत्पन्न करती है, और अगर देश में बेरोज़गारी चारों तरफ है तो वो भी एक मेन रीज़न बनता है पॉवर्टी का। खासकर इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बोलें तो गरीबी का एक मुख्य कारण है बेरोज़गारी। नेक्स्ट कॉज आप लिख लो, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आय और धन की असमानता भी एक मुख्य समस्या है, कारण है गरीबी को बढ़ाने का। ठीक है।
उसके अलावा आप और भी रीज़न लिख सकते हैं, लाइक लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देश में अगर पूंजी का संचय कम हो, धीरे धीरे हो, तो वो भी एक समस्या बनता है, वो भी एक कारण बनता है गरीबी को बढ़ाने का। गरीबी उसके कारण भी बढ़ जाती है अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम है देश में। तो चूँकि लोग जितना कम पैसा सेव करेंगे उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट जितना कम होगा गरीबी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम जिससे कि इनकम का जनरेशन कम, और इनकम कम जनरेट होगा तो लोग जो हैं वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसी को तो गरीबी कहते हैं। और भी रीज़न आप लिख सकते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण भी हैं गरीबी को बढ़ावा देने में। सोशल फैक्टर्स में जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कास्ट सिस्टम है, इलिटरेसी है, कंजर्वेटिव थॉट्स है लोगों में, जो कि गरीबी को कहीं ना कहीं बढ़ाने में मदद कर देते हैं, तो ये भी एक समस्या है। उसके अलावा आप इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारणों के कारण भी गरीबी जो है वो आपके देश में बढ़ती है। अगर कोई राजनेता है वो अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के उद्देश्य से काम करता है, तो वैसी स्थिति में गरीबी की समस्या जो है वो देश में, किसी भी देश में बढ़ जाती है। इंडिया में भी कुछ इसी तरह के कारण आपको नज़र आएंगे, और ये भी एक कारण है गरीबी को बढ़ाने में। उसके अलावा और भी रीज़न है, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई भी एक समस्या है। महंगाई के बढ़ने से लोगों के अफोर्ड करने की जो क्षमता है वो ख़त्म होती है, घटती है, जिसकी वजह से गरीबी जो है वो बढ़ जाती है। और भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी भी गरीबी को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, और ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पुअर हेल्थ, ये भी गरीबी को बढ़ावा देती है। उसके अलावा एक और रीज़न आप लिख सकते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो उससे भी गरीबी बढ़ती है, और ये आप मेन कॉजेज़ में लिख सकते हैं पॉवर्टी के, इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस तरह से आप दो दो लाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल अपने वर्ड्स में, दो दो लाइन में इन सारे पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। जो भी हम कह रहे हैं उसको आप लिख सकते हो एंड अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पे हमारा, 17 का आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो भी हमारे मॉडल सेट में है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे कहता है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ डज इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दो पार्ट्स में है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है। सबसे पहले तो जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और सिंपल शब्दों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मतलब है वो हो गया, क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके मीनिंग में लिखूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए होल सिस्टम और प्रोसेस, और आप कह सकते हो एक्टिविटीज, सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट restores, maintains,
and balances the ecology सिस्टम। ठीक है, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो या इसको कह सकते हैं मेंटेन्स एंड इन्हांसेस, बढ़ाती है, बैलेंस तो करती है, और आप कह सकते हो अगर बढ़ा रही है तो क्या, इकोलॉजिकल बैलेंसेस को। ठीक है, देखो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो फार्मिंग का तरीका है जिसमें वो सारे सिस्टम, वो सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो कि रीस्टोर पे फोकस्ड हैं, मेंटेन करने पे फोकस्ड हैं और इन्हांस करने पे फोकस्ड हैं। क्या? इकोलॉजिकल बैलेंस को। इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर इन्हांस करना है, बढ़ाना है, या उसको मेंटेन करना है, उसको रिस्टोर करना है, तो ये करने के लिए जितना भी जो भी तरीका अपनाया जाता है खेती में, उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड विच इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। आप ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप एक और पॉइंट में लिख सकते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली free from chemical fertilizers, pesticides, etc. और इस तरह के प्रोडक्ट के प्रेजेंट टाइम पे आप डिमांड की बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से कृषि के कार्य को बढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ये पहला आपका पार्ट हो गया क्वेश्चन का, और कहता है कि हाउ इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लिख सकते हो कि इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आप उसके साथ रिलेट कर दो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फीचर्स को, ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक्टिविटीज़ को। तो सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये हेल्प करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। देखिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है, चूँकि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिला हुआ होता है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है जिससे हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंसेस को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोलॉजी है हमारी, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा। और उससे क्या होगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, सबको फ़ायदा मिलेगा और सबका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। आप याद करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने पर फोकस करता है। उसके अलावा नेक्स्ट आप लिख सकते हो पॉइंट कि इट हेल्प्स इन रीस्टोरिंग, जो कि इसका मीनिंग ही है, रीस्टोरिंग द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज for present generation as well as फ्यूचर जनरेशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी पूरा करने पर फोकस किया जाता है। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये तरीका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और अगर इस तरीके का हम चुनाव करते हैं, कृषि कार्य को बढ़ावा देते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला रहेगा और रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा खपत नहीं होगी। जिससे कि
फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो बचे रहेंगे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरीके से भी प्रमोट करता है। और आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग helps in rational use या uses of environmental resources। ये सिर्फ रिसोर्सेज को बचाता ही नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज को हम कैसे रिसाइकलिंग करते हुए उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसको भी बढ़ाता है, जिससे कि रिसोर्सेज का जो रैशनल यूज़ है वो बढ़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और एक पॉइंट आप लिख लो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स टू रिड्यूस और कंट्रोल पोल्यूशन। तभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस को ये इन्हांस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मतलब पोल्यूशन को ये कम से कम एक्सर्ट कर रहा है। और इन दिस वे आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करती है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग पहुँचते हैं इस ग्रुप के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये सारे इतने बेसिक से टर्म्स है जिसका आंसर आप अपने आप से बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप की पॉइंट्स याद कर लें कि क्या की पॉइंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या ऑर्गेनिक फार्मिंग के, और देन आप उनको रिलेट करते हुए आंसर बना सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है एक्सप्लेन्स द फंक्शंस ऑफ एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के फंक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट और उनके फंक्शंस के बारे में देखो, अगर आप अपने आंसर को और ज़्यादा बेहतर और थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं फ्रॉम दी अदर्स, तो शुरुआत ऐसे मत करो। आप शुरुआत करो, इन्वायरमेंट का एक मीनिंग लिख दो 2 लाइन में, एंड देन आप उसके फंक्शंस को लिखो। ठीक है, फंक्शंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट देना है। 1 लाइन में आप इन्वायरमेंट लिख के फिर उसके बाद उसके फंक्शंस को बता सकते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो वाइटल फंक्शंस प्ले करता है हमारे लिए। उन सारे फंक्शंस को हम कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट, सबसे पहला फंक्शन, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट जो होता है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। आप ये 1 लाइन में लिख दो। इसी के अंदर आप बता दो कि कितने तरह के रिसोर्सेज हैं। तो इन्वायरमेंट आपको 2 तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, रिन्यूएबल रिसोर्स और एक हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए। आप 1 लाइन में बता दो कि क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो आपके जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि एग्जॉस्ट आपके हो जाएंगे, उनको हम रिन्यूएबल मतलब हो गया जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, राइट। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप 1 लाइन में बता दो, दीज आर दोज रिसोर्सेज और दोज सोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लिमिटेड अमाउंट में हैं। और एग्जाम्पल में आप इनके बारे में बता दो, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ETC। ये सब हो गए आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इन्वायरमेंटल फंक्शंस में कि इन्वायरमेंट जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, दैट इज इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब्स वेस्ट। इन्वायरमेंट जो है
वो ह्यूमन बीइंग से लेकर के एनिमल्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के जितने भी टाइप के वेस्ट हैं उन सबको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन्वायरमेंट का कि ये वेस्ट को अब्जॉर्ब करता है। एक लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो वेरियस ऑफ वेस्टेज रिलीज़ होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन और अ प्रोडक्शन, तो वो तमाम किस्म के जो वेस्टेज होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो इन्वायरमेंट हमारे लिए कर रहा होता है। एक और पॉइंट में आप लिखो, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट जो है वो लाइफ को सस्टेन बनाने में मदद करता है। और इसी के अंदर आप लिख दो कि बाय प्रोवाइडिंग वेरियस essential सर्विसेज लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, दीज आर सच रिसोर्सेज जो कि इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ज़िंदा रखने में हमें मदद करेंगे। अगर ये चीज़ें ना मिले तो इंसान का जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नॉट ओनली द ह्यूमन लाइफ बट जितने भी आपके बायोटिक एलिमेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका लाइफ डेंजर में आ जाएगा। तो ये भी एक मेजर फंक्शन है जो इन्वायरमेंट आपके लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है, और उसको भी आप यहाँ मेंशन करोगे। अगला पॉइंट इन्वायरमेंटल फंक्शंस में आप लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट जो है वो ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी प्रमोट हो जाती है इन्वायरमेंट से। कैसे? बिकॉज इन्वायरमेंट आपको कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। एस्थेटिक सर्विसेज को भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सच एज कौन कौन से सर्विसेज हो जाएंगे, तो जैसे कि आपके सर्विसेज हो जाएंगे लाइक माउंटेन्स, रिवर, फॉल्स, ठीक है, आपके प्लांट्स, बहुत तरह के फ्लावर्स। तो जो भी ब्यूटी रिलेटेड आपको चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, आप उनको एस्थेटिक सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हुए उनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल बस आप देते जाओ, पॉइंट को क्लियरली आप लिख दो, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो कंप्लीट आंसर है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और आपने ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को करना है, कितने का पूछा जा रहा है, उस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप सी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सेट 1 के, वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ फिनिश करते हैं। थैंक यू।